सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल को। और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। रेंज पर बेस्ड 2 आर्टिकल है और कुछ सवाल भी, लेकिन देख रहे हैं जितना, तो आज सिर्फ ये आर्टिकल करेंगे। जो 2 आर्टिकल भेजे उसको करेंगे। जो थ्योरी पार्ट भेजे हैं उसमें एक आर्टिकल नंबर 7 है और एक आर्टिकल नंबर 8 है। इन्हीं दोनों को हम लोग आज देखेंगे और अगला क्लास जो होगा उसमें हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। आज की क्लास में जो भी समय लगे ये 2 आर्टिकल देखेंगे हम लोग, आर्टिकल नंबर 7 और आर्टिकल नंबर 8। मेरा थ्रस्ट आर्टिकल पे ज्यादा रहता है, थ्योरी पार्ट पे ज्यादा रहता है, क्योंकि जब वो हम समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बनाना काफी हद तक आसान रहता है। आप लोग जरा थ्योरी पार्ट देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या आप देख सकते हैं। मेरे पास भी कॉपी है, कॉपी हमको भी देखना पड़ेगा क्योंकि हम जो नाम लिखा है, जो फिगर है, उसको रिफर भी करेंगे। जो पहला आर्टिकल है जो पढ़ पा रहे हैं, जो पहला आर्टिकल है कि टू शो दैट अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय 2 फोर्सेस इक्विवेलेंट टू द गिवन सिस्टम इन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये पहला पार्ट है। और उसी सवाल का दूसरा पार्ट है कि प्रूव दैट द टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय द 2 फोर्सेस इज ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे, पहले पहला पार्ट समझने की कोशिश करेंगे। अब देख लीजिए, जो फिगर बना हुआ उसको भी जरा ध्यान से देख लीजिएगा। कम से कम पहला फिगर पहले देख लीजिए, सेकंड फिगर को बाद में समझाते हैं। पहले फिगर को आप देखिए। तो लेट अस स्टार्ट दिस। इसमें क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि हम लोग तो शुरुआत में देखे थे कि कोई सिस्टम ऑफ फोर्सेस है। सब पहले जो इसके पहले के सेमेस्टर में जो पढ़े थे उसमें था कि किसी सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हम एक फोर्स और एक कपल में रिड्यूस कर सकते हैं। फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो होगा और कपल का जो एक्सिस होगा वो उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के किसी पॉइंट से पास करता होगा। ये था, ये पहले की बात बता रहे हैं। जब सेंट्रल एक्सिस पढ़े, पहले की बात बता रहे हैं, जब सेंट्रल एक्सिस पढ़े तो उसमें हम लोग ये देखे कि किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस को विच इज एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं एक सिंगल फोर्स और एक सिंगल कपल में, जिसमें जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होगा और जो कपल का एक्सिस होगा वो कोइंसाइड करता है, वो सेम हो रहता है। और उस सेम लाइन को, जो सेम एक्सिस है, उसी को सेंट्रल एक्सिस कहते हैं। ये बात आप पढ़ चुके हैं। उसी में आपको रेंज भी बताए थे। रेंज क्या था? के और आर का कॉम्बिनेशन। के क्या था? जी कॉस थीटा। आपको याद होगा कि जो हम लोग सिंगल कपल लेते हैं उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो जी कॉस थीटा होता है, और जी कॉस थीटा को ही हम नाम दिए हैं के। कैपिटल के कहते हैं जी कॉस थीटा को शुरुआत में, तो अब तो उसको हम के भी कह सकते हैं। जब हम रेंज की बात करेंगे तो के का मतलब द कपल ऑफ मोमेंट g cos theta equal to k, और r is the resultant force capital R। इन दोनों को कंबाइंड हम रेंज कहते हैं। तो जो हम रेंज की बात कहते हैं, जो चैप्टर अभी बताने वाले हैं, उसमें रेंज कहेंगे मतलब ये k और r टुगेदर है। एक और बात आपको पहले से ही याद करा दे, जो पढ़ा चुके हैं, कि सिंगल फोर्स में, यानी कपल पे नहीं रहे, मतलब सिर्फ सिंगल फोर्स में रिड्यूस होने का जो कंडीशन था वो क्या था? Lx प्लस mn प्लस nz इक्वल टू 0। बहुत सारा सवाल भी हम लोग उसमें देखे।
तो ये तो पहले की बात हो गई। अब नया सवाल है, आर्टिकल नंबर 7 है। इसमें क्या कह रहा है कि किसी सिस्टम ऑफ फोर्स को, अब हम सिस्टम ऑफ फोर्स जब कहेंगे तो उसका मतलब के और आर हो जाएगा। के का मतलब कपल ऑफ मोमेंट के और आर का मतलब रिजल्टेंट फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड आर। तो कह रहा है कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हम दो फोर्स में रिड्यूस कर सकते हैं। यही बात प्रूफ करना है इन इनफाइनाइट मेनी वेज। किसी सिस्टम ऑफ फोर्स को हम दो फोर्स में रिड्यूस कर सकते हैं इन इनफाइनाइट मेनी वेज। देखिए एक बात और आपको याद कराने की कोशिश करें, जो पढ़ा चुके हैं, जो क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में, कि ये जो सेंट्रल एक्सिस होता है, यानी किसी सिस्टम ऑफ फोर्स को हम एक सिंगल फोर्स और एक सिंगल कपल में रिड्यूस कर सकते हैं इन यूनिक वे, बिकॉज सेंट्रल एक्सिस। यहां पर जो सवाल है, जो आर्टिकल नंबर 7 है, कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हम दो फोर्स में रिड्यूस कर सकते हैं in infinite many ways. The question is that this reduction into two forces is not unique. It is not unique. Okay, so let us start this. We are proving the first part. तो आप फिगर देख लें। फिगर को जरा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं शुरुआत से। फिगर चूंकि पूरा बना है आपको, जब हम बोर्ड पे बनाते, जब कॉलेज में पढ़ाते हुए बनाते, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले आपको ओजेड बनाते, बीच का जो लाइन है वर्टिकल ओजेड वो बनाते। ओजेड में आप देख सकते हैं आर लिखा हुआ। आर का मतलब वही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स है, और गोल ऐसा बनाया हुआ है। गोल ऐसा बनाया हुआ मतलब के जो लिखा हुआ है, गोल का मतलब रोटेशनल मोशन होता है मोमेंट का, इसलिए उसको सिंबल में बनाया हुआ है, गोल ऐसा बनाया हुआ है। के जो है वो कपल है ऑफ द मोमेंट which is acting, whose axis is also OZ, यानी OZ हो गया सेंट्रल एक्सिस। OZ is the central axis। तो हम फिगर को पहले समझा रहे हैं। तो पहले हम क्या किए, OZ बना लिए। अब क्या कर रहे हैं, AB एक लाइन लिए हैं which is perpendicular to OZ। AB एक लाइन लिए हैं जो परपेंडिकुलर है OZ के, और मान के चल रहे हैं कि ए पॉइंट पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है। ए पॉइंट पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, फिगर में देखिएगा, एसी के डायरेक्शन में। ए पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है एसी के डायरेक्शन में, उसका नाम R1 दे दिए। और बी पॉइंट पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, उसका नाम BD लिखा हुआ है, BD, उसको R2 नाम दे रहे हैं, उस फोर्स को का नाम R2 दे रहे हैं। और ये ए और बी का सिलेक्शन जो पॉइंट है वो ऐसा है कि OA का वैल्यू स्मॉल a है और OB का वैल्यू स्मॉल b है। ठीक है। अब एक और बात फिगर में है जिसको हम यहां समझा दें, तो आसानी से समझ में आ जाएगा, कि R1 जो फोर्स AC के अलोंग में है, उसको रिजॉल्व करते हैं OZ के डायरेक्शन में। OZ मतलब यहाँ फिगर में वर्टिकल है, तो OZ के डायरेक्शन में और AO के डायरेक्शन में। मान के चलते हैं कि AC जो है वो सेंट्रल एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, यानी वर्टिकल से एंगल अल्फा बना रहा है, और OD जो है, मतलब जिसपे R2 एक्ट कर रहा है, OD जो है वो बीटा एंगल बना रहा है वर्टिकल से, यानी सेंट्रल एक्सिस से। AC और BD जो R1 और R2 का जो डायरेक्शन है वो सेंट्रल एक्सिस यानी OZ से अल्फा और बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है। अब आप फिगर में देखेंगे, आप रिजॉल्व करना आपको आता है। अगर हम AC के डायरेक्शन में जो R1 फोर्स है उसको रिजॉल्व करें, तो अल्फा एंगल बना रहा है, तो उस डायरेक्शन में कितना बनेगा, R1 cos अल्फा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनेगा R1 sin अल्फा। यू आर राइट। और सेकंड जो R2 है जो बीटा एंगल बना रहा है, तो वर्टिकल अपवर्ड के डायरेक्शन में बनेगा R2 cos बीटा, और BO के डायरेक्शन में बनेगा R2 sin बीटा। तो आपको हम फिगर एक्सप्लेन कर दिए, और उस पेज में जो लिखा हुआ है वही फिगर के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट अगर किसी को हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे।
एक बात आप और ध्यान यहाँ रखिएगा, इसमें लिखा हुआ है, देखिए जो लिखा हुआ उसको पढ़ रहे हैं, फिर से पेज 1 को फिर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर भी हम पेज 1 को पढ़ रहे हैं, उसमें एक बात और जो नहीं बताया उसको यहाँ पर बता देंगे। हम पेज 1 को पढ़ रहे हैं कि लेट द सिस्टम फोर्सेस इज इक्विवेलेंट टू द रेंज आर कॉमा के, ब्रैकेट में आर और के का मतलब समझ गया, आर रिजल्टेंट फोर्स है और के जो है वो कपल का मोमेंट का कपल है। हैविंग सेंट्रल एक्सिस एज ओजेड बता चुके हैं आपको। ड्रॉ अ लाइन ए बी थ्रू ओ एंड परपेंडिकुलर टू ओजेड सच दैट OA इक्वल टू A एंड OB इक्वल टू B आपको बता चुके। फिर लिखा हुआ है सपोज द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज इक्विवेलेंट टू टू फोर्सेस R1 एंड R2 एट A एंड B रेस्पेक्टिवली। उसके बाद लिखा हुआ है लाइंग ऑन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू AB। तो ये जो R1 और R2 है, अब यहाँ समझाने में जरा मुश्किल होगा। ये R1 ये AB ये मान लीजिए उंगली मेरा AB है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन हो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर प्लेन ली है, ये देखिए परपेंडिकुलर प्लेन है, ये AB जो है उंगली मेरा जो है ये उंगली जो है ये AB है और ये परपेंडिकुलर प्लेन है। और इस परपेंडिकुलर प्लेन में ही, इस परपेंडिकुलर प्लेन में आप समझिए कि एक समझिए इस तरह से लाइन एक लिए है ये ऐसे, तो परपेंडिकुलर प्लेन में आपको एक लाइन ले रहे हैं जो जिसको हम AC कह रहे हैं। ये डायरेक्शन AC का हो जाएगा, ये डायरेक्शन AC पर जाएगा। जो AC का डायरेक्शन है वो इस प्लेन पर है, AC इस प्लेन पर है, और इसी तरह इस साइड में जो है तो BD इस प्लेन पर है। तो जरा थोड़ा इमेजिनेशन भी आपको कर लेना होगा, बात समझ लेना होगा कि जो AC है वो क्या है, AB के परपेंडिकुलर प्लेन जो है, AB का जो परपेंडिकुलर प्लेन है, ये जो हथेली है उस पर है AC, और दूसरे साइड में BD है। तो ये परपेंडिकुलर है, वो आपको समझ लेना होगा, थोड़ा ध्यान देना होगा। फिगर में थोड़ा 3 डायमेंशन का ध्यान रखना है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे बात। और फिर लिखा हुआ है कि लेट द लाइन ऑफ एक्शन AC एंड BD मेक्स एन एंगल अल्फा एंड बीटा विद द डायरेक्शन ऑफ OZ। तो पहला पेज तो हो गया। सो नाउ कम टू द सेकंड पेज। यहां आपको समझाना होगा, देखिए R1 cos अल्फा जो है वर्टिकली अपवर्ड्स है, R2 cos बीटा भी वर्टिकली अपवर्ड्स है फिगर के अनुसार, और कैपिटल R जो है जो दिया हुआ है वो भी वर्टिकली अपवर्ड्स है। तो हम R को ही तोड़ रहे हैं दो फोर्सेस R1 R2 में, तो उसका कंपोनेंट्स अगर हम लेंगे तो R तो वर्टिकल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि R1 cos अल्फा और R2 cos अल्फा को जब जोड़ेंगे तो R का वैल्यू आएगा। R1 cos अल्फा और R2 cos अल्फा को जोड़ेंगे जब, तो R के बराबर होना चाहिए। फोर्सेस को रिजर्व करने से ही पता चला। अब दूसरी बात पे आते हैं, देखिए R1 sin अल्फा जो है AO का डायरेक्शन है और R2 sin बीटा BO का डायरेक्शन है, मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। R1 sin अल्फा AO का डायरेक्शन है जबकि R2 sin बीटा BO का डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक को पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरे को आपको नेगेटिव मानना होगा। उदाहरण के लिए आप R1 sin अल्फा को पॉजिटिव मान लीजिए तो R2 sin बीटा नेगेटिव हो जाएगा, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट को आप कह सकते हैं R1 sin अल्फा माइनस R2 sin बीटा। अब सोचिए जो वर्टिकल फोर्स जो OZ के अलोंग में है, जो वर्टिकल फोर्स जो R लग रहा है, उसका अगर हम कंपोनेंट निकाले परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में, तो कोई फोर्स है उसका कोई फोर्स जो है, कोई फोर्स है उसके वर्टिकल के अलोंग में अगर हम निकालेंगे उसका अगर कंपोनेंट, तो 0 होगा। वर्टिकल का ये वर्टिकल फोर्स है, उसका अगर हम कंपोनेंट निकालना चाहेंगे अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो इट विल बी 0, यानी R का कंपोनेंट अलोंग AB 0 होगा। R का कंपोनेंट अलोंग AB 0 होगा। तो हम दो बात कह सकते हैं, अब हम दो बात कह सकते हैं। पहला कि R1 cos अल्फा प्लस R2 cos बीटा इज इक्वल टू R, और दूसरा बात कह सकते हैं कि R1 sin अल्फा माइनस R2 sin बीटा बराबर 0। नंबर 2 शुरुआत ही उसी से किया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है जो बात अभी बताया वो हाँ शुरुआत के लाइन में लिखा हुआ है, और
वो जो दो बात आपको बताया उसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के फॉर्म में लिखा हुआ है रिजॉल्विंग द फोर्सेस R1 एंड R2 along and perpendicular to OZ we got these two equations जो आपको बता चुके अभी पहले है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मिला। अब आपको क्या करना है मोमेंट लेना है ऑफ द फोर्सेस मोमेंट लेना है ऑफ द फोर्सेस along OZ and perpendicular to OZ। आपको क्या करना है जो फोर्सेस है उसका मोमेंट लेना है। तो जो मोमेंट होता है किसी का हाँ फोर्स इनटू डिस्टेंस यू आर राइट तो यहां पर जो फोर्स इनटू डिस्टेंस अगर हम लोग लेंगे ठीक है तो आप यहां देखेंगे जो फोर्स है वो कितना होगा। अब यहां पर हम पहले हम ओजेड के अलोंग में ले रहे हैं तो ओजेड के अलोंग में जो रिजल्टेंट मोमेंट है कपल का वो है के। अब हम ओजेड के अलोंग में जो ले रहे हैं उसको यहां लिखा हुआ है देखिए पहला है फोर्स है R1 साइन अल्फा फोर्स है R1 साइन अल्फा और ए पॉइंट का दूरी जो है ओजेड से वो है स्मॉल ए। तो यहां लिखा हुआ में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है तो आप पहले समझिए इसको लिखा हुआ है R1 साइन अल्फा इंटू ए प्लस फिर दूसरा ले रहे हैं R2 साइन बीटा तो R2 साइन बीटा इंटू बी। सो दिस इसका कंपोनेंट हम ले रहे हैं तो ये हो जाएगा इतना बराबर के ठीक है। अब इसी तरह से हम यहां पर जो फोर्स है वो एंगल बना रहे हैं। यहां पर फिगर में लिखा हुआ 90 माइनस अल्फा मतलब एंगल जो बन रहा है 90 माइनस अल्फा बन रहा है और फोर्स जो है वो एक डायरेक्शन में है -R1 एंड इनटू ए साइन 90 माइनस अल्फा यानी दूसरे वाले में जो एंगल बन रहा है वो 90 माइनस अल्फा बन रहा है एंगल और R2 इंटू ए को पॉजिटिव लेंगे को नेगेटिव लेंगे जब हम ओजेड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो तब ये हो जाएगा -R1 ए साइन 90 माइनस अल्फा प्लस R2 बी साइन 90 माइनस बीटा इक्वल टू 0 ठीक है। इसके बाद चूंकि कैलकुलेशन है तो यहां पर आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो पूछ सकते। जो मेन बात था वो यहां तक था इसके आगे कैलकुलेशन है। यहां तक अगर कोई बात समझ गया हो तो आगे कैलकुलेशन है। लास्ट वाला जो इक्वेशन है इसमें जो फोर्सेस है लास्ट वाले इक्वेशन में जो फोर्सेस है एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव लिए हैं एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव लिए हैं और जब हम डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस जब लेना चाहेंगे तो पहला वाला में जैसे ए साइन अल्फा हुआ है इसमें एंगल जो बनेगा आप देख सकते हैं वहां फिंगर में अगर एंगल जो है AC अगर एंगल बना रहा है वर्टिकल से अल्फा तो हॉरिजॉन्टल से समझिए एक तरह से हॉरिजॉन्टल से बनाएगा 90 माइनस अल्फा तो एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। उसी तरह से दूसरे साइड में 90 माइनस बीटा तो जो साइन के साथ में एंगल लिए हैं वो 90 माइनस अल्फा और 90 माइनस बीटा लेने का वो कारण हुआ है क्योंकि हम रिजॉल्व कर रहे हैं अलोंग AB और जो फोर्स है वो AB के अलोंग में जो एंगल बनाता है ओके। तो यहां तक जो पढ़ा यही इंपॉर्टेंट है इतना ही बात था। एक फिगर आपको समझ लेना था फिगर समझ लेने के बाद में आपको ये दो इक्वेशन निकाल लेना था। इसके आगे कैलकुलेशन है इसके आगे बहुत समझाने की बात नहीं है कैलकुलेशन तो कर इंपॉर्टेंट है बट समझाने की बात नहीं है आपको खुद से भी समझ में आएगा। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 और 4 जो है उसी को सिंपली अच्छा से लिख दिया है इक्वेशन नंबर 3 और 4। अच्छा से कहने का मतलब अरेंज करके लिख दिया है। साइन 90 माइनस अल्फा बराबर कॉस अल्फा होता है तो कॉस अल्फा लिख दिया। साइन 90 माइनस बीटा बराबर कॉस बीटा होता है तो उसको कॉस करके लिख दिया ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 जो है वो लिखा हुआ है। अब देखिए
इक्वेशन नंबर 4 से हम क्या किए, इक्वेशन नंबर 4 जिसके राइट साइड में 0 है, तो आप चाहें तो उसको लिख सकते हो, एक लाइन को दूसरे, एक टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि AR1 cos अल्फा इक्वल टू BR2 cos बीटा। AR1 cos अल्फा प्लस BR2 cos बीटा इक्वेशन नंबर 4 को आप कह सकते हैं, से मिलेगा आपको। उसी को आप चाहें तो लिख सकते हैं R1 cos अल्फा बाई B इक्वल टू R2 cos अल्फा बाई A। आसान है। अब आपको पता है A बाई बी बराबर C बाई डी होगा, तो न्यूमरेटर के जोड़ देंगे ऊपर, बराबर आपको A बाई बी बराबर C बाई डी हो तो उसको लिख सकते हैं A प्लस C बाई बी प्लस डी। सबको पता है, स्कूल में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर भी न्यूमरेटर को जोड़ दिया, ये रेशियो बराबर होगा R1 cos अल्फा प्लस R2 cos बीटा एंड डिवाइडेड बाई B प्लस A और A प्लस B, व्हाटएवर यू आर। अब देखिए R1 cos अल्फा प्लस R2 cos बीटा जो है इक्वेशन नंबर 1, 4 इक्वेशन आपके पास है, 1 2 3 4, उसी में हेरफेर कर रहे हैं। तो R1 cos अल्फा प्लस R2 cos बीटा का वैल्यू इक्वेशन 1 से कैपिटल R है, तो उसकी जगह कैपिटल R लिख दिए एंड डिवाइडेड बाई A प्लस B। अब पहला रेशियो और अंतिम रेशियो लीजिए, मतलब R1 cos अल्फा बाई B एंड R बाई A प्लस B, उसको लेंगे तो आपको R1 cos अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा, इट इज R इंटू B डिवाइडेड बाई A प्लस B। अब रेशियो का सेकंड वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म लीजिएगा तो R2 cos बीटा मिल जाएगा, इट विल बी A स्मॉल a इंटू R डिवाइडेड बाई A प्लस B। इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दिया गया है, इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दिया गया है। इक्वेशन नंबर 5 आपको मिला है, ध्यान दीजिएगा। उसको हम गोल कर दिए हैं, चक्की जो इंपॉर्टेंट है उसका इस्तेमाल बाद में किए हैं। अब आइए इक्वेशन नंबर 2 पर, फिर से इक्वेशन नंबर 2 पर आपको आप आइए, इक्वेशन नंबर 4 का इस्तेमाल करके जैसे लिखे थे, अब इक्वेशन नंबर 2 से आपको मिलेगा। इक्वेशन नंबर 2 देखिएगा, R1 साइन अल्फा माइनस R2 साइन बीटा बराबर 0, मतलब इक्वेशन 2 से आपको मिल रहा है R1 साइन अल्फा बराबर R2 साइन बीटा। ऐसा ही कैलकुलेशन है जैसे इक्वेशन 4 से किए थे, अब इक्वेशन 2 से कर रहे हैं। तो आपको क्या मिला देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपको। हम इस्तेमाल तो 4 इक्वेशन का ही कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर वो भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम क्या लिखिए, R1 साइन अल्फा बराबर R2 साइन बीटा। अब क्या किया वो ध्यान दीजिएगा, पहला वाला इक्वेशन में, पहला वाला पार्ट में, मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें ऊपर नीचे A से गुना कर दिए, लेफ्ट साइड में ऊपर नीचे A से गुना कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A काट सकते हैं। और दाहिने साइड में B से ऊपर नीचे गुना कर दिए। अब ऐसा करने के पीछे कारण था हमारा इक्वेशन नंबर 3, ऐसा करने के पीछे का कारण था इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि R1 साइन अल्फा, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, R1 साइन अल्फा इंटू A प्लस R2 साइन बीटा इंटू B बराबर किया जाता है। तो हमको R1 साइन अल्फा तो दिख रहा था, R2 साइन बीटा तो दिख रहा था, उसके साथ कोफिशिएंट हम A और B चाह रहे थे। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि R1 साइन अल्फा बराबर R2 साइन बीटा जो है, उसको पहला लेफ्ट साइड में को ऊपर नीचे A से गुना कर दिए और राइट साइड को ऊपर नीचे B से गुना कर दिए। तो रेशियो आ गया AR1 साइन अल्फा बाई A इक्वल टू BR2 साइन बीटा बाई B बराबर, फिर से उसी तरह से ऊपर वाला न्यूमरेटर वाले को जोड़ दे रहे हैं, डिनोमिनेटर को जोड़ दे रहे हैं जैसे पिछले बार किए थे। तो ये हो जाएगा AR1 साइन अल्फा प्लस BR2 साइन बीटा बाई A प्लस B। आपको हम शुरू में ही बताया कि ऐसा करने के पीछे कारण ही ये था, जो हम A से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए और B से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए राइट हैंड साइड को, तो कारण ही था कि हम चाह रहे थे AR1 साइन अल्फा प्लस BR2 साइन बीटा आए, ताकि हम इक्वेशन नंबर 3 का इस्तेमाल करके उसको K लिख पाए, ताकि इक्वेशन नंबर 3 का इस्तेमाल करके उसको हम K लिख पाए। तो उसकी जगह K लिख दी इक्वेशन नंबर 3 से, डिवाइडेड बाई AB। तो आपको क्या मिल गया, R1 साइन अल्फा, A और A जो ऊपर नीचे उसको काट लिया, तो जो हमारा काम था, पर्पस था, तो पूरा हो गया। तो R1 साइन अल्फा बराबर हो गया K बाई A प्लस B और R2 बाई साइन बीटा बराबर भी हो गया K बाई A प्लस B। ठीक है, इसका नाम हम दिए इक्वेशन नंबर 5 एंड 6।
इसका नंबर हम दिए इक्वेशन नंबर 5 and 6। अब देखिए आपको फिर से बता रहे हैं, आगे लिखा हुआ है उसको हम पहले समझा दें। इक्वेशन नंबर 5 और 6 को देखिए, दोनों के लेफ्ट साइड के इक्वेशन 5 का और इक्वेशन 6 का, इक्वेशन 5 और 6 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड को पहले देखिए। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, एक में R1 cos अल्फा का वैल्यू है और एक में R1 sin अल्फा का वैल्यू है। एक में R1 cos अल्फा है, एक में R1 sin अल्फा है। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा R1 cos स्क्वायर अल्फा प्लस R1 स्क्वायर अल्फा, R1 स्क्वायर cos sin स्क्वायर अल्फा। R1 स्क्वायर अल्फा जो है ब्रैकेट में आपको बच जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, जो 1 हो जाएगा। यानी लेफ्ट साइड में आपको बचेगा R1 स्क्वायर और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा आप देख सकते हैं। राइट हैंड साइड जो है उसमें बचेगा BR का स्क्वायर, B स्क्वायर R स्क्वायर प्लस K स्क्वायर डिवाइडेड बाय A प्लस B का होल स्क्वायर। Similarly, if you square and add R2 cos beta and R2 sin beta, their values are A by AR by A plus B and K by A plus B. So when you square and add, you will find the value of R2 square, which comes to be A square R square plus K square and divided by A plus B whole square. So you have obtained the value of R1 and R2. Now divide equation 6 by 5। अब क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया। ऐसा ही काम हम लोग कोर्स वगैरह पढ़े होंगे अगर 12 वगैरह क्लास में, फिजिक्स वगैरह में भी, तो ये सब काम किए हैं उस तरह का। अब इक्वेशन नंबर 6 में इक्वेशन नंबर 5 को डिवाइड करेंगे, अगर 6 में 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा R1 कट जाएगा। लेफ्ट एक पार्ट को बता रहा, लेफ्ट वाला पार्ट R1 cos अल्फा है और R1 sin अल्फा है। R1 sin अल्फा बाई R1 cos अल्फा करेंगे तो R1 कट जाएगा और आपको tan अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। आप देख सकते हैं A प्लस बी भी कट जाएगा। सो यू विल बी लेफ्ट विथ K बाई BR। तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा K बाई BR एंड tan बीटा विल बी K बाई AR। इसको बॉक्स में हम लिखे हैं R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर का वैल्यू और tan अल्फा tan बीटा का वैल्यू बॉक्स में लिखे हैं इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 करके। तो हम क्या किए थे, हमारे पास सिस्टम ऑफ फोर्सेस दिया हुआ था K और R के टर्म में, क्योंकि उनको पता है कि सिस्टम फोर्सेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं। उसको K और सिस्टम को हम देखिए इस तरह से लिखते हैं, XYZ LMN ऐसे भी लिखते हैं, R और K भी लिख सकते हैं। यहाँ R और K के फॉर्म में लिखे थे। और उस सिस्टम फोर्सेस को हम A और B 2 पॉइंट पर रिजॉल्व किए थे। तो क्या हमको फायदा हुआ, ये क्या हम निकाली इक्वेशन 7 और 8 से कि R1 और R2 का मैग्नीट्यूड भी आपको पता चल गया और वो उसका डायरेक्शन भी पता चल गया, मतलब कि किस एंगल से इंक्लाइंड है विद सेंट्रल एक्सिस, वो भी पता चल गया क्योंकि वो एंगल अल्फा और बीटा था। तो इक्वेशन नंबर 7 और 8 से आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड और फोर्स का डायरेक्शन, दो फोर्स का मैग्नीट्यूड और दोनों का डायरेक्शन भी आपको पता चल गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यूज है वो किसके टर्म में निकाला हुआ है, आर के और ए और बी के फॉर्म में निकाला हुआ है। आर के तो दिया हुआ था, अब ए और बी के टर्म में निकाला हुआ है। अब हम जानते हैं कि ए और बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी जो है, अगर हम चाहे ओ ए को थोड़ा ज्यादा दूर कर लें, ए को थोड़ा ओ से और दूर कर लें तो ए बड़ा हो जाएगा, नजदीक कर लें छोटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ए और बी को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, ए और बी दोनों को छोटा और बड़ा कम बेसी कर सकते हैं। यानी जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो चेंज कर सकता है, और जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर सकता है तो R1 R2 और अल्फा बीटा भी चेंज कर जाएगा। और ये पॉसिबल है, इसका मतलब ये पॉसिबल है कि जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है उसको यदि हम चाहें तो दो फोर्स में रिड्यूस कर सकते हैं अनगिनत तरीके से, इनफाइनाइट मेनी वेज से, क्योंकि ए और बी को बदलेंगे तो निश्चित रूप से ए और बी को बदलेंगे तो आप देख सकते हैं इक्वेशन 7 और 8 से कि यदि हम ए और बी को बदले तो R1 और R2 भी चेंज कर जाएगा, अल्फा और बीटा भी चेंज कर जाएगा। यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फोर्स का बदल जाएगा। यानी हम सिस्टम फोर्सेस को दो फोर्स में रिड्यूस कर सकते हैं इन मेनी वेज, और यू कैन से इन इनफिनिट मेनी वेज बाय चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। So this completes the first part.
किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। उसके बाद हम सेकेंड पार्ट पर आते हैं। अगर किसी को दिक्कत नहीं होगा तो हम सेकेंड पार्ट पे आएंगे, आप सेकेंड पार्ट को पढ़ सकते हैं। उसी आर्टिकल में सेकेंड पार्ट है। आर्टिकल 2 पार्ट में है। एक पार्ट तो आपको बता दिए कि हम सिस्टम ऑफ फोर्सेस को 2 फोर्स में रिड्यूस कर सकते हैं इन इनफिनिट मेनी वेज, वो आपको बता दिए। यहाँ फॉर्मूला बॉक्स में लिखे, इसका मतलब फॉर्मूला है, तो आपको फॉर्मूला वगैरह याद रखिएगा। और जो इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 जो निकाले हैं, 1 2 एक जैसा है, 3 4 एक जैसा। 1 2 हम फोर्स को रिजॉल्व किए हैं और 3 4 हम मोमेंट को रिजॉल्व किए हैं, कपल को लिए हैं। तो ये कैसे लिए, यही आपका इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कैलकुलेशन। तो आप इक्वेशन 1 2 3 4 लेना समझ गए तो आप क्वेश्चन बनाना भी समझ जाइए। क्वेश्चन बनाने में उतना मुश्किल नहीं होगा अगर आप बात यहां समझ गए हैं। देखिए यहाँ पर हम एक बात और लिखे हैं जिसका हम इस्तेमाल किए हुए हैं कि मोमेंट जो होता है ना, जैसे इक्वेशन नंबर 3 और 4 लिखने में, इक्वेशन नंबर 3 और 4 लिखने में किसी को अगर दिक्कत हो रहा तो वहां ऊपर में अलग से उसी पेज में पेज नंबर 2 की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा आर्टिकल नंबर 6 भी एक पढ़ा था जो बाद में बताया। आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता था कि मोमेंट जो होता है वो कितने के बराबर होता है, फोर्स इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। आर्टिकल नंबर 6 पढ़ा थे, आपको याद होगा। अगर नंबर नहीं भी याद है तो आपको याद होगा कि मोमेंट होता है फोर्स इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 में आपको ध्यान यही रखना, जो लिखा हुआ तो आपको बताया थी कि उस ऑर्डर को ध्यान रखिएगा। R1 जो है वो फोर्स है, ए जो है स्मॉल ए है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और साइन जो है वो इंक्लूडेड एंगल है। फिर R2 हो गया सेकेंड फोर्स, B हो गया R2 का डिस्टेंस फ्रॉम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम OZ सेंट्रल एक्सिस से, और साइन बीटा हो गया इंक्लूडेड एंगल, साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। दूसरे वाले में जो डायरेक्शन है बताए थे कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो बदल जाता है। फिर तो एक जगह माइनस लेंगे, एक जगह प्लस लेंगे। आप किसी एक को माइनस किसी को प्लस ले सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप R1 को प्लस लें, R2 को माइनस लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस R1 लिखा हुआ है, डिस्टेंस A हो गया, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो एंगल है वो 90 sin 90 माइनस अल्फा, पता भी था आपको क्यों होता है। तो हम साथ साथ जो फॉर्मूला इस्तेमाल किए उसको लिख भी दिए, पेज नंबर 2 के टॉप पे लिख भी दिए कि मोमेंट जो होता है वो फोर्स इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल होता है, वो लिख भी दिए। अब इसी आर्टिकल का सेकेंड पार्ट पढ़िए। सेकेंड पार्ट क्या कहता है उसको हम समझा रहे हैं कि जो इसमें जो लिखा हुआ वो है कि दैट एंड प्रूव दैट द टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय द टू फोर्सेस इज ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अब आपको लगेगा टेट्राहेड्रन कहां से आ गया यहाँ पर। तो यहाँ टेट्राहेड्रन के लिए आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा फिगर हम बनाए हैं, फिर भी कितना समझ में आएगा नहीं कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं कि आप सोचिए टेट्राहेड्रन कैसा होता है, समझते हैं ना। देखिए बाकी लोग को भी बताते हैं टेट्राहेड्रन कैसा होता है। समझिए ट्रायंगल है, बेस में ट्रायंगल है, बेस में ट्रायंगल है, और ऊपर में एक वर्टिकल में स्पेस में पॉइंट ले लिए। अब मान लीजिए नीचे में ट्रायंगल है ABC, समझिए कि इस हथेली पर एक ट्रायंगल है ABC। हथेली पे समझिए यहाँ बना हुआ है, अगर आपको पीछे दिख रहा हो तो, या आप समझिए हॉरिजॉन्टल में जमीन पर 3 पॉइंट है ABC, जमीन पर 3 पॉइंट है ABC, उससे एक ट्रायंगल बना लीजिए। अब हवा में एक पॉइंट है D, हवा में एक पॉइंट है D। देखिए आप जमीन पर एक ट्रायंगल बना लिए ABC, जमीन पर समझिए एक ट्रायंगल है ABC, और हवा में एक पॉइंट है D, स्पेस में एक पॉइंट है D। अब D से D समझिए ABC ट्रायंगल है, उसके ठीक ऊपर में D समझिए ताकि फिगर समझने में आपको आसानी हो। उसके ऊपर में D समझिए। अब D से A को B को C को ज्वाइन कर दिए, D से ABC पॉइंट को ज्वाइन कर दिए। तब आप अगर 3 डायमेंशन फिगर आप समझेंगे तो एक तो ट्रायंगल है जमीन पर, और 3 साइड हो गया आपका ABD, BCD, CAD।
इसको टेट्राहेड्रन कहते हैं। बात समझते तो होंगे शायद, फिर भी हम बताने का कोशिश किए। तो टेट्राहेड्रन के लिए 4 पॉइंट चाहिए आपको। जैसे हम बताए एबीसी ट्रायंगल जमीन पर और एक हवा में डी, और डी से आप एबीसी को जोड़ दिए। वैसा ही फिगर नंबर 2 बनाने की कोशिश किए। अब आप सोचिए, अब यहां पर लिखा हुआ है कि टेट्राहेड्रन फॉर्म बाय द 2 फोर्सेस। टेट्राहेड्रन फॉर्म बाय द 2 फोर्सेस, इसका मतलब ये हो गया पहला फोर्स एक्ट कर रहा है इन द डायरेक्शन AC और दूसरा BD पर। तो 2 पॉइंट आपको मिल गया, AC और BD। AC और BD मतलब आपको 4 पॉइंट है, A C B D, यानी ABCD आपको 4 पॉइंट मिल गया। AC जो फोर्स लग रहा है उसमें 2 पॉइंट हो गए, A और C, और BD में 2 पॉइंट मिल गया, यानी टोटल आपको 4 पॉइंट मिल गया। इस 4 पॉइंट से टेट्राहेड्रन जो बनेगा उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ये प्रूफ करना। इस 4 से जो वॉल्यूम मिलेगा, जो टेट्राहेड्रन बनेगा उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ये आपको प्रूफ करना। ठीक है। अब टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम होता कितना है? तो टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम के लिए आपको बता दें, यहाँ फिगर में कुछ हद तक बनाने की कोशिश किए हैं कि वॉल्यूम ऑफ द बेस, जैसे ABC ट्रायंगल, ये उसका वॉल्यूम होता है 1/3 इनटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, जो बेस में बना है ABC ट्रायंगल, इनटू हाइट, यानी D पॉइंट अगर ऊपर में अगर आपका है तो D पॉइंट से परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉप करेंगे जमीन पर, तो जो हाइट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन इज 1/3 इनटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इनटू हाइट ऑफ द टेट्राहेड्रन। अब आप फिगर 2 देख सकते हैं, या आप अपने मन में सोच लीजिए ABC आप ट्रायंगल बनाए हैं और D पॉइंट है ऊपर में। अब देखिए सेकंड पार्ट लिखा हुआ, तो इस कैपिटल V जो है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में लिखा हुआ है 1/3 इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम D अपॉन AC। ठीक है। इसको आप 2 तरह से समझ सकते हैं। इसको समझने का 2 तरीका, यहां पर तो हम जो लिखे हैं तो हमको भी लग रहा है कि आपको इतना समझ में आएगा, हम नहीं कह सकते हैं। यहाँ लिखा है हाफ ऑफ AB इंटू AC इंटू BD साइन अल्फा प्लस बीटा एंगल में। हम इसको आपको दूसरे तरह से समझाते हैं। इसको नहीं देखिए, आपको हम अलग तरह से समझाते हैं। सुन लिए मेरी बात को, आप दूसरे तरह से समझ सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में अगर आप समझेंगे, फिगर आप जब देखेंगे 2 फोर्स है, एंगल अल्फा और बीटा बना रहा है। उस फिगर को अगर आप ध्यान दें, पहला फिगर को, तो अल्फा और बीटा जो एंगल बना रहा है, ठीक है, तो उस फिगर में आप देखेंगे तो आपको बताए थे कि एंगल जो बनेगा यानी CAO। देखिए इस फिगर में अगर आप देखिए, उस फिगर को अगर आप देखिएगा तो CAO हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, CAO 90 माइनस अल्फा, और DBO हो जाएगा 90 माइनस बीटा। यानी AC और BD के बीच का जो एंगल होगा, AC और BD के बीच का जो एंगल होगा, अगर आप एक ट्रायंगल सोचिए जिसमें एक एंगल 90 माइनस अल्फा है, एक 90 माइनस बीटा है, तो उसका तीसरा वाला जो एंगल होगा वो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। फिर से कह रहे हैं आपको कि ABC में 2 एंगल, ABC ट्रायंगल में 2 एंगल, अगर एक 90 माइनस अल्फा है और एक 90 माइनस बीटा है, तो तीसरा एंगल जो होगा वो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तभी ना तीनों को जोड़िएगा तो 180 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप इसको अलग तरह से भी समझ सकते हैं। अच्छा, आप लोग को ये पता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे 11th क्लास में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसा था ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ BC इंटू साइन A। याद है, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड्स, स्मॉल b इंटू स्मॉल c इंटू साइन ऑफ A, कैपिटल है। याद है ना, हाफ ऑफ BC इंटू साइन A या AB इंटू साइन B, AB इंटू साइन C। ठीक है, वैसे ही यहां पर सोचिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने के लिए हम देखिए दूसरे तरह से बता रहे हैं आपको। ये किताब जो लिख के भेजे हैं वैसे नहीं बता रहे, दूसरे तरह से बता रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 2 साइड और उसके बीच का एंगल। तो 2 साइड जो हम ले रहे हैं
एक R1 ले लिया और एक R2 वाला ले लिए, एक साइड ले लिया R1 का और एक साइड ले लिया R2 का, इंटू एरिया इंटू एंगल बिटवीन देम। एंगल बिटवीन देम यहाँ कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ R1 इंटू R2 इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम विच इज अल्फा प्लस बीटा, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब ये जो दो पॉइंट है जिसके बीच में एंगल, जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है ए और बी, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, ए प्लस बी, तो वो इंटू ए प्लस बी लिख दीजिए। यहां पर पीडी लिखा हुआ, लेकिन यहाँ फिर वहां पर लगता है कि लिखने में हमको लगता है थोड़ा गलत हो लिखे हैं, लगता है वो ढंग से नहीं है। किताब वाला थोड़ा सा हम देखे थे, लगता है तो किताब में जैसा लिखा तो हमको वो लग रहा कि सही नहीं था, लगता है कि जल्दी जल्दी लिखने में थोड़ा गलती हुआ होगा। गलत तो नहीं है वो, लेकिन हम जैसे समझा रहे वो ज्यादा आसान है। यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम कैसे लिए सो बता रहे हैं आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैसे लिए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल में दो साइड को ले लिए R1 और R2, R1 और R2 वाला साइड को हम ले लिए दो साइड, और उसके बीच का जो एंगल है वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, यहाँ एंगल हो जाएगा 90 माइनस बीटा, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम कैसे लिख रहे हैं, हाफ ऑफ R1 इंटू R2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या ले रहे हैं, a प्लस बी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का दूरी शॉर्टेस्ट क्या है, a प्लस बी। तो हम अलग तरह से भी आपको बता दिया, वहां जो लिखा है वैसे भी समझ सकते हैं, या आप अलग तरह से भी समझ सकते हैं, तो अलग तरीके से आपको बता दें, आप चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं। यानी फाइनली ये कितना हो गया, 1/6 इंटू ए प्लस बी इंटू R1 इंटू R2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा। अब क्या किए हम, साइन अल्फा प्लस बीटा को फॉर्मूला से तोड़ दिए। देखिएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा को लिखा है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अगले स्टेप में इसको लिखे 1/6 a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी लिख लिए। अब R1 R2 जो है उसको मल्टीप्लाई कर दिए हम अंदर वाले टर्म से, तो अंदर में जो टर्म है वो पहला टर्म हो गया R1 R2 साइन अल्फा कॉस बीटा, और दूसरा प्लस R1 R2 कॉस अल्फा साइन बीटा। अब आपको इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 में, इक्वेशन 5 और 6 था, इक्वेशन नंबर 5 में R1 कॉस अल्फा का वैल्यू निकाले थे और R2 कॉस बीटा का वैल्यू, और इक्वेशन नंबर 6 में R1 साइन अल्फा का वैल्यू निकाले थे और R2 साइन बीटा का वैल्यू निकाले थे। तो यहां जो हम लिखे हैं उसमें R1 साइन अल्फा और R2 कॉस बीटा का वैल्यू पहला टर्म में, दूसरे टर्म में R2 कॉस अल्फा का और R1 साइन बीटा का वैल्यू लिख देंगे। इक्वेशन नंबर 5 और 6 का इस्तेमाल करेंगे। अगले पेज पे आइए, अगले पेज में जो बात बोले उसी को यहां लिख दिया है। R1 साइन अल्फा इंटू R2 कॉस बीटा, उसी को अरेंज करके लिख दिया है, प्लस R2 साइन बीटा एंड R1 कॉस अल्फा अरेंज करके लिखा, ताकि हम R1 साइन अल्फा का वैल्यू a प्लस बी लिख सके, R2 कॉस बीटा का वैल्यू a प्लस बी लिख सके, इक्वेशन नंबर 5 और 6 से। इक्वेशन नंबर 5 और 6 से हम वैल्यू लिख पाए, R2 साइन बीटा की जगह k/a प्लस बी और R1 कॉस अल्फा की जगह br/a प्लस बी। अब उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है एलसीएम है, ऊपर में आ गया a/r प्लस b/r। अगले स्टेप में kr कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट में हो गया a प्लस बी, तो यहां हो गया 1/6 a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू kr/a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर काट दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, तो v का जो वैल्यू होगा इट विल बी 1/6 इंटू k इंटू r। और यहां पर लिखना लगता छूट गया हमसे, आप लिख लीजिएगा कि दिस एज के एंड आर आर कांस्टेंट, आप लिख लीजिएगा, उसमें नहीं लिखता, लिखना छूट गया, जो नोट्स पे जो उसमें लिखना छूट गया आपको बता देते हैं। 1/v बराबर 1/6 के आर आ गया,
के भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, इसलिए वी भी कांस्टेंट हो गया और यही प्रूफ करना। अब आप आर्टिकल, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, और नहीं तो आर्टिकल नंबर 8 को पढ़िए।